गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएनएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 38 पे, जिसमें सदोष हानि और सदोष अभिलाप को दोनों को एक साथ ही परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं और आज मैं 38वें नंबर की परिभाषा पे वीडियो बना रहा हूँ। 37 परिभाषाओं पे अलग अलग वीडियो में बना चुका हूँ। जो बुक में परिभाषा दी गई है पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद जो मैंने ई बुक में उदाहरण के साथ सरल शब्दों में तैयार की है उस पे आपका प्रकाश डालूंगा ताकि ये परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ सके। बुक जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बीएनएस 2023, इसमें एक लगाए 358 धाराएं हैं और उसी में धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें 38वें नंबर पे सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने के बारे में बताया गया है। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, मतलब गलत तरीके से उसको रखे रखता है सदोष, और जब तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है, और अगर वो सदोष अर्जन करता है तब भी वो इस प्रकार से परिभाषा में बताया गया है। इसी प्रकार से यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। यह सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने से संबंधित डेफिनेशन जो बुक में दी गई है मैंने आपको पढ़ के बताई है। सदोष हानि उठाना, क्रिमिनल बेनिफिट्स, और सदोष हानि उठाना मतलब वो व्यक्ति जो उस हानि को उठाने का अधिकारी नहीं है, उसको विधि विरुद्ध साधनों से विधि विरुद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसको सदोष हानि कहते हैं। इन दोनों मामलों में अपराध घटित होता है। जो अपराधी व्यक्ति है वो आपराधिक कार्य करके किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता है, स्वयं सदोष अभिलाप प्राप्त करता है। ये इस परिभाषा में बताया गया है। इसको ई बुक में मैंने किस प्रकार से तैयार किया है, तो आइए सर हम सरल तरीके से उदाहरण के साथ इसको डिटेल में समझते हैं। आइए सर, ये सर ई बुक है जो मैंने आपके लिए सरल उदाहरणों के साथ तैयार की है। इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। धारा 2 में सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना की व्याख्या। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने की परिभाषा को बताया गया है। इसमें जो सदोष अभिलाप प्राप्त करना है, जिसको क्रिमिनल बेनिफिट्स कहते हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पे एक सिंगल परिभाषा भी दी गई है इसमें क्रिमिनल बेनिफिट्स की, जिसपे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, और सदोष हानि पे भी वीडियो में बना चुका हूं। अब चूंकि ये 38वें नंबर पे दोनों को एक साथ परिभाषित किया गया तो हम इसको भी समझ लेते हैं। सदोष अभिलाप प्राप्त करने का मतलब है कि किसी अपराध या अवैध कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ या फायदा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करेगा विधि विरुद्ध और उससे कोई लाभ प्राप्त करेगा तो उसको सदोष अभिलाप प्राप्त करना बताया गया है। इस प्रकार के लाभ को अपराधी ने जानबूझकर या अवैध तरीके से प्राप्त किया होता है, इसे कानूनी दृष्टिकोण से गलत माना जाता है और उसे वापस लिया जा सकता है। जैसे कि पिछली जो वीडियो बनाया था उसमें भी सेम डेफिनेशन यही थी और इसमें भी सेम डेफिनेशन यही है कि एक व्यक्ति विधि विरुद्ध तरीके से विधि विरुद्ध साधनों से किसी को नुकसान पहुंचाते हुए लाभ प्राप्त करता है जिसको प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो उसको सदोष अभिलाप प्राप्त करना कहते हैं। इसको क्रिमिनल बेनिफिट्स भी बताया गया है। इसका एक सरल उदाहरण इसमें दिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी धोखाधड़ी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से पैसे प्राप्त करता है तो यह सदोष अभिलाप प्राप्त करना होगा। यह व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके फायदा उठाया है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक इंटेंशन के साथ एक प्लान रच के अगर 3 लोग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, एक उदाहरण में देके सर आपको बता रहा हूं उसको समझाने के लिए, और एक कंपनी के एजेंट बन के वो सामने जाते हैं और उनका मकसद झूठ बोल के उससे पैसा प्राप्त करना होता है, तो उस व्यक्ति को झूठा आश्वासन देते हैं कि आप यदि इस कंपनी में, हम कंपनी के एजेंट हैं और इस कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको 14 माह में 3.5 गुना रिटर्न मिलेगा या हर माह 10% रिटर्न मिलेगा, और हम जिम्मेदार हैं, हम जवाबदार हैं, हम आपके क्षेत्र के निवासी हैं, हमारी चल अचल संपत्ति मकान यहीं पे हैं, आप हम पे भरोसा करें और इस कंपनी में निवेश करें। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो हम जिम्मेदार हैं, आपका पैसा हम लौटाएंगे। इस प्रकार का झूठा आश्वासन दे के वो पैसा प्राप्त कर लेते हैं। तो पैसा प्राप्त करने के बाद ना तो उसको मंथली रिटर्न दिया जाता है और ना ही 14 माह में वो मूल राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा ठगी की गई, धोखाधड़ी की गई। 420 के तहत 7 साल की सजा का इसमें प्रावधान भी बताया गया है। तो ये जो उन्होंने पैसा प्राप्त किया, ये सदोष अभिलाप प्राप्त किया है
विधि विरुद्ध तरीके से, और सदोष हानि उस व्यक्ति को हुई है जिसको प्राप्त करने का हकदार नहीं था। तो ये एक उदाहरण मैंने सर आपको बताया है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। यदि किसी व्यक्ति ने बेईमानी तरीके से किसी अन्य के संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो यह भी सदोष अभिलाभ प्राप्त करना माना जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जो उस संपत्ति का मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, लेकिन वो उस पर जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं, तो ये भी एक सदोष अभिलाभ उनके द्वारा प्राप्त किया गया, क्योंकि ये विधि विरुद्ध तरीके से, विधि विरुद्ध साधनों से विधि विरुद्ध लाभ प्राप्त किया गया है, जिसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे, और अपराध भी उनके द्वारा किया गया है, तो उनके ऊपर दंड का भी प्रावधान बीएनएस में दिया गया है। इसके कानूनी प्रभाव क्या होंगे सर, हम ये देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अवैध तरीके से लाभ प्राप्त किया है, तो उस लाभ को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है। यह तब होता है जब अदालत यह मानती है कि व्यक्ति ने किसी अपराध के माध्यम से उस लाभ को प्राप्त किया है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक कंपनी के एजेंट का उदाहरण दिया था। अब जिस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाई गई है, और इन तीनों एजेंटों ने, जो मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, सदोष अभिलाभ प्राप्त किया। अब पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने जाता है, एफआईआर दर्ज कराता है, और पुलिस अनुसंधान जारी करती है, मुलजिमों को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है, कंपनी के कागजात जब्त करती है कि भाई कौन सी कंपनी थी, आपने जो बताया था प्रॉफिट इनको नहीं मिला और धोखाधड़ी से आपने ठगी की, और चालान पूरा तैयार करके फरियादी के, उसके गवाहों के बयान, डॉक्यूमेंट्स को सबको रिकॉर्ड में लेके चालान को कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करती। वहां विचारण चालू होता है, गवाह होते हैं, प्रति परीक्षण होते हैं, अभियुक्तों की तरफ से उनका जो भी वकील उपस्थित होता है, और सरकारी वकील जो है फरियादी की तरफ से उसके द्वारा चीफ अदालत में करवाया जाता है। अदालत सभी गुण दोषों को, बयानों को देखने के बाद ये पाती है कि तीनों ठगों ने ठगी की है, धोखाधड़ी की है और सदोष नुकसान पहुंचाया है, तो अदालत उनको विधि अनुसार जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं वो सजा उनको देती है। और साथ ही अदालत को ये भी राइट है कि वो आदेश कर सकती है कि पीड़ित पक्ष को इतनी राशि का मुआवजा ये ठग, ये चोर या अपराधी व्यक्ति दें, या उनकी चल अचल संपत्ति से वसूल किया जाए। तो ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत मामले की परिस्थिति को देखते हुए किस प्रकार से आदेश करती है, लेकिन अदालत के पास ये अधिकार है कि इस प्रकार के आदेश को कर सकती है, जैसा कि इसमें बताया गया है। अदालत किसी अपराध के माध्यम से उस लाभ को प्राप्त किया, तो अदालत को, यदि अदालत मानती है ऐसा, तो वो आदेश उसमें किया जा सकता है। अब सदोष हानि उठाना को हम देख लेते हैं सर। इसमें क्रिमिनल हार्म सफरिंग, इसकी जो विधिक परिभाषा है, सदोष हानि उठाने का अर्थ क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं। यह हानि या नुकसान जो किसी व्यक्ति, संपत्ति या अधिकार को किसी अपराध के परिणाम स्वरूप होता है। यह हानि जानबूझकर की गई हो सकती है, या फिर किसी अपराध के नतीजे में व्यक्ति को होने वाली प्राकृतिक हानि हो सकती है। इस प्रकार की हानि को सदोष हानि कहा जाता है, और इससे प्रभावित व्यक्ति को न्याय और मुआवजा मिल सकता है। मतलब विधि विरुद्ध तरीके से, विधि विरुद्ध साधनों से किसी व्यक्ति के साथ आपराधिक कार्य करते हुए, धोखाधड़ी, चीटिंग करते हुए, या किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य में कुछ भी हो सकता है सर, उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो इस प्रकार से यह हानि जो उस व्यक्ति को हुई है, ये सदोष हानि की परिभाषा में आएगी। और उन लोगों ने, जो चीटर, ठग हैं, या जो भी अपराधी हैं, उन्होंने जो लाभ प्राप्त किया, तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करने की श्रेणी में उसको माना जाएगा। इसका सरल उदाहरण हम देख लेते हैं सर। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो सदोष हानि मानी जाएगी। पिछले वीडियो में भी सेम यही कंडीशन थी, उसका उदाहरण मैंने देके बताया था। मैंने ये उदाहरण देके बताया था कि जैसे कि अक्सर बड़े शहरों में हमने देखा है कि लोग रात के समय उनके घर के सामने उनकी 4 व्हीलर गाड़ी को रख देते हैं, उनके घरों में रखने की जगह नहीं होने के कारण। अब एक व्यक्ति रात को चलता है और पत्थर उठाता है और उन सबके शीशे फोड़ देता है और सभी के टायर पंचर कर देता है। तो ये उसके द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है, ये सदोष हानि पहुंचाई गई है, और ये आपराधिक कृत्य किया गया है, जो विधि अनुसार दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। किसी व्यक्ति को झूठे आरोप के कारण मानसिक या शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो यह भी सदोष हानि मानी जा सकती है। कोई ईमानदार ऑफिसर है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है, उस पर आपने भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा दिया, तो ये भी सर सदोष हानि की श्रेणी में माना जाएगा। इसके कानूनी प्रभाव क्या होंगे? जब किसी को सदोष हानि होती है, तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से उस हानि का मुआवजा या न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है। जैसा कि उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, ट्रायल चलता है, और अदालत के द्वारा गुण दोषों के आधार पर उसमें फैसला किया जाता है। अपराधी को सजा मिलने के साथ ही पीड़ित को न्याय दिया जाता है, और उसे उसकी हानि के लिए मुआवजा भी मिल सकता है। यह अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मामले की परिस्थिति के हिसाब से इसमें किस प्रकार से वो आदेश करेगी। इसमें जो ई बुक में है सर, जो मैंने तैयार करा है, इसको एक शीर्षक के साथ भी जोड़ा है इसे,
कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना कानूनी परिभाषा और इसके उदाहरण जो हैं। इसमें जो उदाहरण मैंने तैयार किया उसमें बताया गया है कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना वह लाभ है जो अपराध से प्राप्त होता है, जबकि सदोष हानि वह नुकसान है जो अपराध के कारण किसी व्यक्ति को उठाना पड़ती है। ये बिल्कुल सरल और साधारण और आसान शब्दों में परिभाषा है जो आपके लिए मेरे द्वारा तैयार की गई है। इसमें हम सर अंत में निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करने का मतलब है किसी अपराध के जरिए प्राप्त लाभ। अपराध इसमें होगा और अपराधियों के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाएगा, ये मुख्य तत्व है इसमें। दूसरा, सदोष हानि उठाने का मतलब क्या होगा? किसी अपराध के कारण हुई या नुकसान। जो उन्होंने अपराध किया है और सदोष लाभ प्राप्त किया है, तो एक व्यक्ति को तो नुकसान हुआ है तभी उन्होंने लाभ प्राप्त किया, तो उन्होंने तो लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको जो नुकसान हुई है वो सदोष हानि की परिभाषा की श्रेणी में माना जाएगा। दोनों मामलों में कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लाभ वापस लिया जाए और हानि को मुआवजे द्वारा ठीक किया जाए। तो ये जस्टिस का प्रश्न है, ये न्यायालय के द्वारा निर्णित किया जाएगा। इस प्रकार से सर आज की जो डेफिनेशन है 38वें नंबर की, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी परिभाषा आपको बता दी है। बुक में से भी सर मैंने पढ़ को बता दी है और ई बुक में से भी मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब हमारी अंतिम परिभाषा, लास्ट परिभाषा, धारा 2, जो बीएनएस 2023 की धारा 2 की अंतिम परिभाषा 39वें नंबर की है। हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। वो परिभाषा है भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 2 में शब्दों और पदों की परिभाषा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से ली गई है। इस डेफिनेशन पे हम चर्चा करेंगे और इस डेफिनेशन पे चर्चा करने के साथ ही ये हमारे वीडियो की अंतिम परिभाषा होगी। आज मैंने 38वें नंबर की परिभाषा पे आपको जानकारी दी है और ये आप ई बुक देख रहे हैं सर, मैं इसको भी स्क्रॉल करके आपको परिचित करा देता हूँ। मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसको, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ई बुक ही है। ये ई बुक का आप शीर्षक देख रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। ये ई बुक का टाइटल है, शीर्षक है। इसी शीर्षक से मेरे स्टोर पे ई बुक आपको मिलेगी और इसी वीडियो के नीचे इसकी लिंक भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसमें मैंने हर वीडियो में इसके मूल्य और महत्व को समझाने के लिए सर 2 लाइनें बताई हैं, जो मैं 2 लाइन आपको बता देता हूँ। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये बुक के प्रारंभ में दी ही इसलिए गई है ताकि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो, आप परिभाषा को पहले ही समझ लें ताकि उस पूरे सेंटेंस को समझने में आपके लिए आसानी हो सके। यदि आप परिभाषा नहीं समझ पाएंगे तो बुक में जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसका अर्थ भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से मैंने मेरे वीडियो में जो चैनल पे नोटरी से रिलेटेड 5-6 काफी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हैं अभी अभी। वैसे तो तकरीबन 40-50 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वसीयत पे भी और सीपीसी पे भी और बीएनएस पे भी और नोटरी पे भी। लेकिन नोटरी हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। नोटरी के रजिस्टर के 11 कॉलमों पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। और जिन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है सीओपी, तो वो आगे कार्रवाई कैसे करेंगे, कहाँ आवेदन देंगे और किस प्रकार से नोटराइल टिकट लेके कार्रवाई करेंगे, उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया। जो भी प्राप्त हो चुका है तो उनके लिए भी स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया है कि वो आगे किस प्रकार से आवेदन कहाँ देंगे। कुल 3 प्रकार के आवेदन तैयार होंगे और नोटराइल टिकट किस प्रकार से लिया जाएगा, पूरी डिटेल जानकारी उस वीडियो में और ई बुक में दी गई है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से नोटरी सेल के द्वारा कई नोटरी अधिवक्ताओं के एफिडेविट में डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं, तो मैंने एक आइडियल शपथ पत्र की ड्राफ्ट तैयार की है, उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। वसीयत से रिलेटेड भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं और बीएनएस पे कुल 38 शब्दों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। 38 शब्द, चूंकि धारा 2 में 39 परिभाषाएं दी गई हैं और हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम वीडियो होगा वो 39वीं परिभाषा पे होगा और इस प्रकार से धारा 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पूरे यूट्यूब पे और पूरी गूगल पे मैंने सर्च किया है, लेकिन कहीं भी धारा 2 के प्रत्येक शब्द की स्पेशल परिभाषा किसी के भी द्वारा परिभाषित नहीं की गई है। मैंने मेरे चैनल पर प्रत्येक परिभाषा पे तकरीबन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का एक एक वीडियो स्पेशली सरल उदाहरण के साथ कानून के तहत अपलोडेड किया है, जिसमें मैंने पूरी व्याख्या के साथ सरल तरीके से समझाया है। बुक में जो परिभाषा दी गई है उसको भी पढ़ के बताया है और जो उसकी आसान व्याख्या की गई है उसको भी मैंने पढ़ के मेरे वीडियो पे वो जो मैंने परिभाषाएं उनके वीडियो अपलोडेड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के जो टॉपिक था हमारा धारा 2 की, बीएनएस की धारा 2 का,
उस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।